नमस्कार दोस्तों, यूजे के कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीरज कुमार पीएचडी स्कॉलर आज आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों, अभी जो 28 तारीख को जो मेल कैंडिडेट का पेपर हुआ था डीएसएसबी का, उसका हम ओवरव्यू करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाली थी, उसमें हमने जनरल पेपर का रिव्यू किया था। और आज जो कॉमर्स कैंडिडेट है दोस्तों, उसके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। जो अभी फीमेल कैंडिडेट का जो डीएसएसबी का पेपर रहता है, तो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि अराउंड 150 क्वेश्चन हमें टोटल जनरल पेपर के और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हमारा पेपर हुआ था उसका हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज दोस्तों हम इसमें जो कॉमर्स का पेपर हुआ था हमारा, उसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो बिना देरी किए दोस्तों हम बात करते हैं कि जो भी डीएसएसबी का मेल कैंडिडेट का पेपर हुआ था, एज इट इज क्या क्वेश्चन आए थे, और उसमें मतलब ये पता चल जाएगा कि बच्चों की कितनी तैयारी है और क्या आपका लेवल है। तो बिना देरी किए दोस्तों हम वन बाय वन एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम इसमें एनालाइज करेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था और जो डीएसएसबी का है वो लेवल क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों आया था रिटायरमेंट से, जो उसमें पूछा गया था कि जो ए बी और सी अकाउंटिंग में रिटायरमेंट का जो चैप्टर है, तो उसमें से क्वेश्चन आया था कि ए बी सी तीन पार्टनर है और उसकी रेशो है 3:2:1। और ये पूछ लिया था दोस्तों इसमें कि बी इसमें रिटायर हो गया, तो रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशो है ए एंड सी की वो क्या होगी। एक तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। हर बार ये एडमिशन से क्वेश्चन निकल के आता था, अब की बार इन्होंने रिटायरमेंट से क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, अगर बी इसमें रिटायर हो गया तो क्या होगा, इसकी जो न्यू रेशो होगी वो 3:1 होगी दोस्तों। ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन क्या था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था एमआरटीपी से, एमआरटीपी एक्ट से। ये एमआरटीपी एक्ट कब आया था दोस्तों, 1969। अब इसको समाप्त कर दिया गया। अब इसकी बजाय आपको पता है कि इसके बदले क्या बना दिया गया है, कंपटीशन एक्ट बना दिया 2002। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि एमआरटीपी के क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव पूछे थे दोस्तों। अब की बार इस पेपर की डीएसएसपी की जो कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, उसकी एक खासियत थी दोस्तों, जो 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें क्या था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, बिल्कुल डायरेक्ट थे। अब की बार थोड़ा सा इसका लेवल इंक्रीज कर दिया इन्होंने। इन्होंने क्या किया कि थोड़े से इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे हैं, कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव हुए, फंक्शन हुए, इस टाइप के। पीछे क्या था कि ऐसे पूछे थे कि एमआरटीपी एक्ट कब बना, तो डायरेक्ट जिसको पता था वो डायरेक्ट आंसर दे देता था 2-4 सेकंड के अंदर ही। पर अब की बार इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया दोस्तों, कि टाइम कंज्यूमिंग कर दिया। कि इसके ऑब्जेक्टिव पूछे थे, 4 ऑब्जेक्टिव दिए थे, उनमें से पूछा था कि इनमें से एक ऑब्जेक्टिव कौन सा जो एमआरटीपी का है। तो एक मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन था दोस्तों, वो इसका ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें से क्वेश्चन पूछा था। इसमें से भी क्या पूछा था दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव पूछे थे। तो की बार ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा फोकस किया था डीएसएसबी ने। इसमें क्या था कि आपसे ये पूछ लिया कि इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आईएमएफ का कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन थे आपके पास, उसमें से एक नहीं, तो वो आपको पता करना था। इसके अलावा और क्या पूछा था दोस्तों आपसे, अगली बार थोड़ा सा इन्होंने जो हम तैयारी करते हैं उससे थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, मतलब इतना थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया इन्होंने। एक क्वेश्चन पूछा इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का दोस्तों। हर बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्वेश्चन पूछते थे। अब इन्होंने क्या पूछा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड क्या दोस्तों, ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। पहले क्या था, प्राइस इलास्टिसिटी का पूछते थे, अब इन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन पूछा। एक इन्होंने क्या पूछा, जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, प्राइस जो आपका है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला पूछा दोस्तों, कि चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। ये पता दोस्तों आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला वो ये है। एक इन्होंने क्वेश्चन पूछा इसके अलावा दोस्तों, इन्होंने पूछा कि आपका फेमा कब इस्टेब्लिश हुआ। फेमा, आपको पता है कि दोस्तों फेरा को पहले क्या था, ये फेरा था। इसको फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्ट को चेंज करके इन्होंने फेमा कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया था दोस्तों, सभी को पता, 1999।
ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। एक इन्होंने पूछा था क्या कि पॉलिसी का मीनिंग क्या है। ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों इन्होंने कि मतलब पॉलिसी की आपको 4 डेफिनेशन दे दी इन्होंने, उसमें से एक बतानी थी कि पॉलिसी की डेफिनेशन क्या है। एक ये क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा डीएसएसबी में कि आपका ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किससे रिलेटेड है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किससे रिलेटेड है, ये आपको पता दोस्तों, एल्टन मायो, जो हाउथोन एक्सपेरिमेंट, जो फेमस एक्सपेरिमेंट है वो एल्टन मायो का था। तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ये पूछी थी। एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा इन्होंने क्या पूछा डीएसएसबी में, एक क्वेश्चन आपका ये था दोस्तों, एमबीओ गिवन बाय, ये किसने दिया दोस्तों। एमबीओ क्या था, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये किसने दिया था, सभी को पता है, पीटर एफ ड्रकर। ये दोस्तों एमबीओ सॉरी। एक क्वेश्चन पूछा दोस्तों आपसे, फादर ऑफ मैनेजमेंट। फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, सबको पता है, पीटर एफ ड्रकर ही दोस्तों। ये क्वेश्चन था दोस्तों। मैं दोस्तों ये आपने, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरी देखें, क्योंकि इसमें मैं जो एज इट इज जो क्वेश्चन आए थे डीएसएसबी में वही डिस्कस कर रहा हूँ। क्योंकि जो यूट्यूबर है वो आपको ये तो बता देते हैं कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए थे, पर ये नहीं बताते कि क्या क्वेश्चन कहाँ से और क्या एज इट इज क्वेश्चन आया था। तो मैं इसमें बिल्कुल एज इट इज आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप के कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है और आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आपको किस लेवल का, किस जो कॉमर्स के जो फीमेल कैंडिडेट है जिनका भी एंट्रेंस रहता है, तो उनको कितनी और तैयारी करने की जरूरत है। तो एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों यहाँ पे कि ये दिया हुआ था, स्क्रिप्ट डी क्रॉप जो है किसने दिया। ये एक प्रिंसिपल है दोस्तों, और ये प्रिंसिपल पूछ लिया कि स्प्रिट डी क्रॉप ये किसने दिया। ये दोस्तों सबको पता है कि जो 14 प्रिंसिपल थे वो हेनरी फ्योल ने दिए थे, उसमें से एक प्रिंसिपल ये है दोस्तों। तो एक तो ये पूछा दोस्तों। इसके अलावा एक पूछा आपसे कि जो आपका साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका ब्यूरोक्रेसी, जो ये थे, ये किस टाइप की अप्रोच है। तो आप सभी को पता है कि साइंटिफिक किसने दी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव किसने दी थी और ब्यूरोक्रेसी किसने दी थी। तो ये तीनों जो अप्रोच है दोस्तों, ये क्लासिकल अप्रोच है। कौन सी, क्लासिकल अप्रोच। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर ने दी थी दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव आपको पता है हेनरी फ्योल ने दी थी। तो ये इस टाइप की मतलब ये अप्रोच पूछी थी। एक दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, कि आपको 4 ऑप्शन दिए थे और ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा एक इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। तो उसमें एक ऑप्शन था दोस्तों सप्लाई, सॉरी सप्लायर। ये सप्लायर था दोस्तों। तो ये क्या था, ये इंटरनल का पार्ट नहीं है दोस्तों। ये आपका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये माइक्रो का पार्ट है दोस्तों सप्लायर। और मैक्रो के आपको पता है पॉलिटिकल, लीगल, जो आपका इकोनॉमिकल और ये आपका डेमोग्राफिकल, ये आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के मैक्रो पार्ट है दोस्तों। माइक्रो में सप्लायर आता है दोस्तों। ठीक है, ये इंटरनल पार्ट नहीं है दोस्तों। इसके अलावा एक क्या पूछा आपसे, एक क्वेश्चन पूछ लिया, ये दे दिया आपको EESTLE, और इसमें पूछ लिया कि L स्टैंड फॉर। तो ये आपको पता होना चाहिए P किसके लिए होता है दोस्तों। P यहाँ पे जो इन्वायरमेंट का है ये क्वेश्चन, P पॉलिटिकल के लिए, E इकोनॉमिक के लिए, S सोशल के लिए, T टेक्नोलॉजी के लिए और L लीगल के लिए और E इन्वायरमेंट के लिए। तो आपका जो ये L है, L किसके लिए है दोस्तों, लीगल। एक ये क्वेश्चन था यहाँ पे डीएसएसबी में। एक पूछा दोस्तों कि जो आपका बैंक ऑफ वेनिस कब स्टेब्लिश हुआ था दोस्तों। और ये बैंक ऑफ वेनिस का नाम आपने सुना भी या नहीं सुना। तो ये दोस्तों 1157 में स्टेब्लिश हुआ था।
एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान में से पूछा था दोस्तों कि जो आपका महल नोबिक है मॉडल है वो कौन से 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ। ये महल नोबिक जो आपका मॉडल है कौन से ये 5 ईयर प्लान में स्टेब्लिश हुआ। तो ये दोस्तों ये हिंदी में हम बोल सकते हैं कि जो आपका लाइसेंसी राज का उदय, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ये आपका सेकंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें स्टेब्लिश हुआ। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा और क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा गया था कि जो आपकी लिबरलाइजेशन है, जो लिबरलाइजेशन है उसका मीनिंग क्या है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी कब हुए थे 1991 में। इसमें एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन, जी से ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये क्या है। तो लिबरलाइजेशन का मीनिंग पूछा था दोस्तों, एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा और क्या पूछा था दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा था आपसे मॉनेटरी पॉलिसी से। कहां से पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी में ये पूछ लिया कि आपकी जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनमें से मतलब 4 ऑप्शन दिए थे तो 3 क्वालिटेटिव थे दोस्तों इंस्ट्रूमेंट, एक नहीं था। तो कौन सा नहीं था वो पूछा था। इसमें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक तो क्वालिटेटिव, एक होता क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है जैसे डायरेक्ट एक्शन हो गया दोस्तों, एक मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया, एक आपका राशनिंग क्रेडिट हो गया। ये इस टाइप के आपके जो है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों। एक क्वांटिटेटिव होते हैं, क्वांटिटी में कौन सी, जैसे बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये दोस्तों। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा था दोस्तों। एक क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि रेपो रेट, ये बड़ी फेमस रेट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए बैंक की कि रेपो रेट का मीनिंग पूछा था। ये आया था एक क्वेश्चन डायरेक्ट। रेपो रेट कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जो आरबीआई जो इंटरेस्ट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक पे उसको हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट, जो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा था बैंक रेट, बैंक रेट का मीनिंग दोस्तों। बैंक रेट क्या होती है दोस्तों, बैंक रेट क्या होती है, सेम होता है, सिर्फ एक चेंज है दोस्तों। जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है कॉमर्शियल बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए उसको रेपो रेट बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक रेट बोलते हैं दोस्तों। सिर्फ ये डिफरेंस है इसमें। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था नाबार्ड से दोस्तों। नाबार्ड कब आया था दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए 1982 में। ठीक है दोस्तों। नाबार्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा था, नाबार्ड में क्या पूछा था कि जो नाबार्ड का डायरेक्टर है वो कौन अपॉइंट करता है। इसमें ऑप्शन थे आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर ऑप्शन थे दोस्तों। तो इसको कौन अपॉइंट करता है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि पहले क्या था कि नाबार्ड में 99 समथिंग तो गवर्नमेंट का कंट्रोल था और 0.6 या 0.7 कुछ आरबीआई का जो उसमें ओनरशिप थी। पर अब क्या कर दिया दोस्तों, 100% जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल है नाबार्ड पे। आरबीआई की जो ओनरशिप है उसमें से खत्म कर दी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड के बाद एक क्वेश्चन आया था आपका इकोनॉमिक्स का कि मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपको पता होना चाहिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी दोस्तों। ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी। एक आपका दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था आफ्टर इंडिपेंडेंट। फर्स्ट जो आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वो क्या था, आईएफसीआई, जो कब स्टेब्लिश हुआ था 1948, 1 जुलाई 1948 को, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा था दोस्तों, ये आपसे पूछा था कि जो आपका बिल ऑफ लैंडिंग, ये क्या होता है दोस्तों। बिल ऑफ लैंडिंग का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो साइन करता है कौन दोस्तों, सेलर, जिसको आप शिपर बोल सकते हैं, और एक कोरियर जो आपका लॉजिस्टिक बोल सकते हैं, लॉजिस्टिक कंपनी। इसमें सारी की सारी डिटेल होती है, किस टाइप की आपकी क्वांटिटी है, किस टाइप की आपकी कहाँ पे आपको ये सामान लेके जाना है, और उसके बारे में सारी जो डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसको बिल ऑफ लैंडिंग बोलते हैं। जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उसमें आप माल को जब लेके जाते हैं तो उसके लिए इसमें यूज होता है दोस्तों बिल ऑफ लैंडिंग, इस टाइप का दोस्तों। एक पूछा था दोस्तों आपसे
क्या पूछा था, एक पूछा था आपसे ट्रेजरी बिल का दोस्तों। उसमें आपको चार ट्रेजरी बिल के डेज दे रखे थे कि ट्रेजरी बिल जो है आरबीआई कौन कौन से इशू करता है। तो उसमें दोस्तों अलग अलग थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेजरी बिल कौन कौन से होते हैं। एक तो 40 डेज का ट्रेजरी बिल होता है, एक 91 डेज का होता है, एक 182 का, एक 364 का। तो उसमें चार ऑप्शन थे और राइट आंसर उसमें 91 डेज था दोस्तों। ठीक है, और उसमें जैसे कि 80 70 कुछ ऐसे थे, तो उसमें राइट आंसर 91 था दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों उस और क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछा था कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, जो मनी मार्केट है आपकी आपकी आपको पता होना चाहिए, आपकी दो मार्केट है, एक कैपिटल मार्केट एक मनी मार्केट है। मनी मार्केट है में आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो पूछे थे, उसमें आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से, जैसे कॉमर्शियल बिल हो गया दोस्तों, ट्रेजरी बिल हो गया आपका, और क्या दोस्तों इसमें कॉमर्शियल पेपर हो गया आपका। ये आपके क्या है, मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है वो है दोस्तों। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा है कि नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा था डीएसएसबी में आर्बिट्रेज प्रोसेस का। किसका दोस्तों, आर्बिट्रेज प्रोसेस का। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो टर्म है वो है दोस्तों। मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये तीन तरीके के होते हैं। एक तो हेजर होते हैं दोस्तों, एक क्या होते हैं, एक स्पेकुलेटर होते हैं, और एक होते हैं दोस्तों आर्बिट्रेजर। ये तीन होते हैं दोस्तों, आपको तीनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये तीनों में क्या डिफरेंस है। जो हेजर होते हैं दोस्तों वे क्या करते हैं, रिस्क को ऑफसेट करते हैं। जो आपका रिस्क है उसको ऑफसेट करते हैं, ऑफसेट ऑफ द रिस्क। जो स्पेकुलेटर होते हैं दोस्तों वे रिस्क क्या करते हैं, रिस्क को रिड्यूस नहीं करते बल्कि प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं। मेक प्रॉफिट एंड नॉट रिड्यूस रिस्क। आर्बिट्रेजर क्या होते हैं दोस्तों, आर्बिट्रेजर होते हैं कि जो इन्वॉल्व होते हैं मेकिंग प्रॉफिट और जो आपका वेरिएबल टू मिस प्राइसिंग, कि आपका जो प्राइस चेंज होने से जो आपको प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं हम आर्बिट्रेज। कि आपका थोड़ा सा प्राइस में चेंज हुआ और उससे आप कितना बेनिफिट उठाना है, वो मिस प्राइस होते ही वो आपको आर्बिट्रेजर है जो वो काम करते हैं दोस्तों। तो आर्बिट्रेजर के बारे में पूछा था इसमें कि इन्वॉल्व मेकिंग प्रॉफिट फॉर रिलेटिव मिस प्राइसिंग। इसके बाद दोस्तों आपका एक पूछा था कि आपको एक प्रिंसिपल दिया हुआ था, ये प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। क्या पूछा था, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल आपका इंटरेस्ट। ये पूछा था कि ये किसका प्रिंसिपल है। तो इसमें चार आपको दिए थे, तो इसमें जो प्रिंसिपल है ये इंश्योरेंस एक्ट का प्रिंसिपल है दोस्तों। इसका इंश्योरेंस एक्ट का ही प्रिंसिपल है दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि जो आपके बॉन्ड है विच इशू एट डिस्काउंट। कि जो बॉन्ड है अलग अलग टाइप के बॉन्ड होते हैं, जीरो रेट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट। तो दोस्तों ये आपसे पूछ लिया था कि जो आपको डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं तो वे कौन से होते हैं। उसको बोलते हैं हम जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको हम, जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। कि मतलब इस पे ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं दोस्तों, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। जैसे कि 100 का बॉन्ड है वो 99 पे या 95 पे इशू कर देते हैं और फिर 100 पे जो उसकी फेस वैल्यू है उस पे इसको वापस रिडीम कर लेते हैं। तो ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, उसको बोलते हैं हम जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन ये पूछा था आपसे कि जो आपका क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड है वो कब से कब तक था। क्लासिकल जो आपका जो गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड है दोस्तों वो कब से कब था, ये आपको पता होना चाहिए। आपके अलग अलग पीरियड थे, तो इसमें आपका जो मेन फ्लोटिंग जो ये पूछा आपसे गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड, ये आपका था, ये आपका 1870 टू 1940 1870 से 1914 तक का जो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड पीरियड रहा दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, अब डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी गई थी दोस्तों। ये आपकी इसमें डीएसएसबी में खासियत थी कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग पूछा था कि स्ट्रेटेजी का क्या है, मीनिंग क्या है। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन था मैचिंग का, कि आपसे ये पूछा था कि एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग का क्वेश्चन था दोस्तों ये, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसके अलावा आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और फिर इसमें प्रोडक्ट
कंसेप्ट। इसमें पूछा गया था कि आपका ये मैच किया हुआ था कि किसका किसके साथ मैच होगा दोस्तों, ये इस टाइप का एक क्वेश्चन था मार्केटिंग का। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ब्रेनस्टॉर्मिंग का दोस्तों, किसका, ब्रेनस्टॉर्मिंग का। इसमें क्या था, इसमें पूछा गया था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग किसने दिया था। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो फादर है वो कौन था, एलेक्स फॉक्सबोर्न। कौन था दोस्तों, एलेक्स फॉक्सबोर्न। और ये ब्रेनस्टॉर्मिंग की डेफिनेशन पूछी गई थी इसमें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होता क्या। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी टेक्निक बाय विच एफर्ट आर मेड टू फाइंड ए कंक्लूजन फॉर ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम टुगेदर ए लिस्ट ऑफ आइडिया कंट्रीब्यूट बाय इट्स मेंबर। मतलब किसी एक प्रॉब्लम पे सभी को इकट्ठा करके उसका एक आइडिया निकालना, वो क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है दोस्तों। इसके अलावा क्या पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सोल ट्रेडरशिप है, पोस्ट इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई। जो आपकी सोल ट्रेडरशिप थी उसमें आपको 4 स्टेटमेंट दी गई और उनमें से पूछी गई कि एक स्टेटमेंट कौन सी आपकी रॉन्ग है। एक क्वेश्चन यहां से निकल के आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे अकाउंटिंग कंसेप्ट का दोस्तों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का। जो आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट था ये आपका, उसमें से बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे एरर ऑफ प्रिंसिपल का। इसके अलावा दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, जो आपका प्रीमियम ऑफ डिवेंचर है वो कहां पे राइट करते हैं दोस्तों। जो आपका प्रीमियम ऑफ डिवेंचर है वो कहां पे लिखते हैं हम, तो ये लिखते हैं हम दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस में, बैलेंस शीट। जो आपकी बैलेंस शीट है उसके रिजर्व एंड सरप्लस में। एक क्वेश्चन आया था एक्सपेंडिचर से, कहां से, एक्सपेंडिचर से, कि आपको 4 स्टेटमेंट दी थी, उसमें पूछा गया था कि आपको ये किस टाइप का एक्सपेंडिचर है। आपको पता है एक्सपेंडिचर की किस टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर है दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम कभी इस पे बात करेंगे, एक न्यू टॉपिक है ये, अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था आपका रेशो से दोस्तों, कि स्टॉक रेशो पूछी थी आपकी, स्टॉक रेशो ये पूछी थी, ये किस टाइप की रेशो है। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की रेशो है, इसको हम एक्टिविटी रेशो के अंदर लिखते हैं दोस्तों। आपको पता कि एक्टिविटी रेशो को अलग से और क्या नाम से जानते हैं हम, एक्टिविटी रेशो को हम टर्नओवर रेशो से, या इफिशिएंसी जो रेशो होती है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये स्टॉक रेशो इसके अंदर आती है दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा आपसे फंड फ्लो से दोस्तों, जो आपकी फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड की डेफिनेशन पूछी आपसे, कि आपकी जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसमें फंड का क्या मीनिंग है, कि जो फंड का मीनिंग जो आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कहां से, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। इसमें क्या पूछा दोस्तों, कि आपने इसमें एक क्वेश्चन था कि सेल ऑफ फर्नीचर, ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। आपको पता कि कैश फ्लो में 3 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग, एक आपका इन्वेस्टिंग, एक फाइनेंशियल। तो ये किसके अंदर आएगा, सेल ऑफ फर्नीचर दोस्तों, ये आपका इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटी है उसके अंदर आएगा दोस्तों। जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर आएगा। ठीक है, एक ये इससे क्वेश्चन पूछा दोस्तों। इसके अलावा आपसे डीएसएसबी में एक क्वेश्चन पूछा ईशॉप शेयर से, कि मिनिमम जो आप ईशॉप शेयर करते हैं वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी कितनी होनी चाहिए दोस्तों। सबको पता मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपकी 90% होनी चाहिए ईशॉप शेयर के टाइप। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की 90% जो है लिमिट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल बिजनेस से पूछा गया था दोस्तों, जीडीआर से। जीडीआर की फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो आपको जीडीआर से क्वेश्चन निकल के आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकल के आया आपका एफडीआई से। एफडीआई में आपको 4 इसमें ऑप्शन दिए और ये पूछ लिया गया कि इनमें से एक एफडीआई की फीचर कौन सी नहीं है। आपसे 4 ऑप्शन थे, एक पूछ लिया इनमें से कौन सी एक फीचर नहीं है, तो वो आपको जो रॉन्ग स्टेटमेंट थी वो बतानी थी दोस्तों एफडीआई में। अब की बार इन्होंने क्या किया कि जो फंक्शन, ऑब्जेक्टिव और फीचर ऐसे क्वेश्चन लेके आए डीएसएसबी में, तो
जो 2018 में हुआ था उसमें क्या था, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पर अब की बार थोड़ा सा इन्होंने जो लेवल था वो इंक्रीज कर दिया और इनडायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इन्वॉल्व किए इन्होंने एज कम्पेयर टू 2018 क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन निकल के आया रिसर्च का कि जो आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से है। कि जो आपका प्राइमरी डाटा कलेक्शन है, आपको पता डाटा कलेक्शन के दो मेथड है, प्राइमरी मेथड और सेकेंडरी मेथड। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल गया है कि प्राइमरी जो डाटा कलेक्शन है उसके कौन कौन से मेथड है। उसमें ऑप्शन दिया था 1 2 3 4 और उसमें दो ऑप्शन में प्राइमरी डाटा के कलेक्शन के मेथड थे दोस्तों, वे दोनों ए एंड बी था उसमें आंसर। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकल गया है इंटरव्यू से, उसमें डेप्थ इंटरव्यू के बारे में स्टेटमेंट दी थी दोस्तों कि ये कौन मतलब विच टाइप ऑफ इंटरव्यू, तो उसमें एक स्टेटमेंट थी तो उसमें बताना था कि कौन से तरीके का ये इंटरव्यू है। एक क्वेश्चन निकल के आया था डेमोन्स्ट्रेशन से दोस्तों, कि आपका जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसकी डेफिनेशन क्या है वो बतानी थी दोस्तों। अब बार डेफिनेशन कुछ ज्यादा थी अब की बार के पेपर में एज कम्पेयर टू लास्ट पेपर डीएसएसबी। तो एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो आपका है फुली एग्जेप्टेड क्या है। ये टैक्स का क्वेश्चन था दोस्तों कि जो आपका फुली एग्जेप्ट क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें ऑप्शन था जैसे कि वर्क कंपनसेशन था, ग्रेजुएटी एक्ट था, प्रोविडेंट फंड था। तो उनमें से पूछा था कि जो फुली एग्जेप्टेड है जो नो टैक्सेबल, तो वो कौन सा दोस्तों। एक क्वेश्चन निकल के आया था टैक्स का दोस्तों एग्रीकल्चर इनकम से, ये पूछा गया था एग्रीकल्चर इनकम किस टाइप की इनकम है, पार्शियल एग्जेम्प्टेड, फुली एग्जेम्प्टेड, इस टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों। एक क्वेश्चन निकल के आया था परफॉर्मेंस अप्रेजल का दोस्तों, कहां से, परफॉर्मेंस अप्रेजल का। परफॉर्मेंस अप्रेजल में पूछा गया था कि ओल्डेस्ट मेथड कौन सा दोस्तों, ये आपको पता है कि रैंकिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल का ओल्डेस्ट मेथड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन निकल के आया था आपका मार्केटिंग का, कि ये पूछा गया था कि हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट का कौन सा ऑप्शन है। हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट में आपको 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें था रेडियो, टीवी, ईमेल, मैगजीन। तो उनमें से आपको बता दें सबसे जो हाईएस्ट कॉस्ट थी वो क्या है दोस्तों, टीवी एडवर्टीजमेंट के लिए। एक क्वेश्चन आया था आपका होलसेलर का दोस्तों, एक डेफिनेशन सी दी गई थी, उसमें पूछा गया था कि ये किसकी डेफिनेशन है, होलसेलर की है या रिटेलर की है, तो इस टाइप की, या मतलब बोथ है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनाया था। तो उसका आंसर होलसेलर था। तो आपको पता होना चाहिए होलसेलर की डेफिनेशन और रिटेलर की डेफिनेशन दोस्तों। ये आपको मार्केटिंग का क्वेश्चन था। इसके अलावा बिजनेस इन्वायरमेंट से आपकी बार कई क्वेश्चन निकल के आए, बिजनेस इन्वायरमेंट से भी पूछे गए क्वेश्चन। और इसमें एक आपका जो बिजनेस लॉ आपकी बार थोड़ा सा सरप्राइज करने वाला था, इसमें से भी कई क्वेश्चन निकल के आया दोस्तों। बिजनेस लॉ में से क्या निकल के आया, एक तो वॉइड एग्रीमेंट से क्वेश्चन निकल के आया, वॉइड एग्रीमेंट से क्वेश्चन पूछा गया आपकी बार। एक क्वेश्चन माइनर से पूछा गया, आपको पता माइनर कैपेसिटी ऑफ पार्टी जो आपका चैप्टर है बिजनेस लॉ का, उसमें माइनर की जो आपकी डेफिनेशन है आपको पता होना चाहिए। तो उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया पार्टनरशिप की फीचर, पार्टनरशिप की जो पार्टनरशिप की क्या पूछी गई आपसे, फीचर पूछी गई दोस्तों। अब ये हमारा फीचर पे इन पे ज्यादा फोकस था, फीचर पे, डेफिनेशन पे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिजनेस एथिक्स एंड सीएसआर, तो इससे 2 क्वेश्चन निकल के आए। 2 क्वेश्चन दोनों ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस से निकल के आए। उसमें क्या पूछा गया, विशल ब्लोअर के बारे में पूछा गया दोस्तों। आपको पता विशल ब्लोअर कौन होते हैं, विशल ब्लोअर से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो कंपनी के जो इनसाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो इनसाइडर जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी को, उसको विशल ब्लोअर बोलते हैं। इसका नाम गवर्नमेंट क्या करती है, सीक्रेट रखती है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन निकल के आए आपकी बात दोस्तों, विशल ब्लोअर की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये चैप्टर है, ये आपको एक बार रीड करना चाहिए, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट में भी इसमें से कुछ क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन निकल के आया दोस्तों आपका आरबीआई का। ये क्या पूछा गया आपसे कि आरबीआई किस टाइप की कंपनी है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपको टाइप ऑफ कंपनी का जो है चैप्टर है उसमें से पूछा गया कि जो ये आरबीआई है जिसके खुद के एक्ट होते हैं दोस्तों। आरबीआई का एक्ट है 1935, कि इसको क्या बोलते हैं हम, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एलआईसी का एक्ट है, एलआईसी का एक्ट क्या है,
LIC है, 1956 है दोस्तों। इस टाइप से जितने भी एक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया कि जो आपके मेंबर है, मैक्सिमम मेंबर ऑफ पार्टनरशिप कितने हैं, ये आपको पूछा गया दोस्तों। जो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप, अब आपको बताना चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप कितने दोस्तों। ये आपके बैंकिंग में तो 10 है, और वैसे कितने हैं 100। तो ये क्वेश्चन निकल आया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप 100, उसमें 4 ऑप्शन थे, 50, 100, 150, 200। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दोस्तों फॉर्मेशन, प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन, ये तीनों कंडीशन थी, इनमें से मतलब कंपनी इशू जो शेयर कब करेगी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सेक्शन 24 का जो टैक्स का क्वेश्चन था दोस्तों, सेक्शन 44 का दोस्तों, 24 नहीं 44 का, सेक्शन 44 का एक जो इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, उसके बारे में पूछा गया था कि सेक्शन जो 44 है वो किससे रिलेटेड है। एक दोस्तों एक और सेक्शन आया था कि सेक्शन 10AA, एक ये क्वेश्चन निकल के आया था यहाँ से DSS में। अब टैक्स के भी कई क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। इसके अलावा एक क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मतलब आपको प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना था, ये भी टैक्स का क्वेश्चन था कि आपने प्रीवियस ईयर था जो आपको वो कैलकुलेशन करना था, उसमें आपको एक लाइन दी हुई थी, उसमें आपको प्रीवियस ईयर कैलकुलेट करना था। एक क्वेश्चन ये निकल के आया था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आया दोस्तों, एक क्वेश्चन निकल के आया आपका कि जो इंडिया की करेंसी है वो कौन इशू करता है, ये तो सबको पता है। इंडियन करेंसी जो आपकी इंडियन करेंसी है वो कौन इशू करता दोस्तों, कौन करता, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक क्वेश्चन SBI से निकल के आया था आपके पास। SBI से पूछा गया था कि SBI में कौन सा बैंक जो है मर्ज नहीं हुआ। 4 ऑप्शन थे, 3 बैंक ऐसे थे जो SBI में मर्ज हुए थे, और एक ऑप्शन था उसमें कि बैंक ऑफ पंजाब। तो ये क्या था, ये SBI में मर्ज नहीं हुआ, तो ये इसका आंसर था दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकम टैक्स एक्ट कब आया था दोस्तों। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो कब आया था, सबको पता, 1961 में आया था। कुछ क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे गए थे दोस्तों। लास्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन थे उसमें कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आए थे। तो वे किस टाइप के क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि गुड टीचर की फीचर पूछी गई थी। जो आपका गुड टीचर है उसकी फीचर पूछी गई थी, कौन कौन सी, उसमें से एक जो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट थी, बाकी 3 उसमें ठीक थी, तो उसमें ऑप्शन थे दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो कॉमर्स टीचर है उसकी क्या डिग्री होनी चाहिए, उसमें लिखा हुआ था MCOM, MSc या इस टाइप की, मतलब MMed। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कॉमर्स टीचर की आपकी बेस्ट डिग्री क्या है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लर्निंग की फीचर की, लर्निंग की फीचर की दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है क्लासरूम। तो इस टाइप के आपके जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो ये मैंने दोस्तों आपको लगभग 75 के अराउंड ये आपको क्वेश्चन बता दिए एज इट इज जो DSSB के पेपर में आए थे। ये दोस्तों आपको जो फीमेल कैंडिडेट का भी जो पेपर रहता है उसके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला ही है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दे, ताकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, क्योंकि जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतने बच्चों को इसमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। अभी DSSB का जो फीमेल कैंडिडेट का पेपर रहता है उसके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो मैं आने वाले टाइम में लेके आता रहूंगा, तब तक के लिए दोस्तों